पिछले एपिसोड में कुछ असैसिन ने यूहा और काइतो के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश किया था, जिसके वजह से वह समझ गए थे कि इसके पीछे जरूर ही मिंगडी हॉल के किसी आदमी का हाथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि टियानरेन के आदमी ने उसे इसके बारे में सब कुछ बता दिया था, जिस पर टियानरेन कहता है मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि उनके साथ में डील करना इतना मुश्किल होगा। इसके अलावा तुम तो उन लोगों को जिंदा पकड़ कर लाए हो, और क्या उन लोगों ने इसके बारे में कुछ बताया? तब इस पर उसका आदमी कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है। वहीं उधर हम देखता है कि वे जिन लोगों को पकड़ कर लाए थे वे अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि उनके मुंह में कुछ होता है और इसके वजह से वे सभी तुरंत ही मारे जाते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि उन लोगों को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया था और इसीलिए उनका लीडर इसके बारे में चेक करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखता है कि उसका आदमी भी इनको चेक करता है और फिर उसे पता चलता है कि वे सच में मारे जा चुके हैं। लेकिन वही हम देखता है कि टियानरेन अभी भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम उनके फैमिली के साथ में भी बिल्कुल सही तरीके से डील करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका आदमी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो यहाँ से चला जाता है। मगर वही हम देखता है कि जूजी भी इस बात से थोड़ी सी परेशान थी, इसीलिए वो टियानरेन से कहती है कि भले ही ये केवल एक टेस्ट था, लेकिन फिर भी इसने मेजर सेक्टर एकेडमी के ताकत को रिवील कर दिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हमने वहाँ पर और एलाइट को भेजा तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ा दिखावा होगा और फिर इसके वजह से आपके ग्रैंड प्लान के ऊपर भी असर आ सकता है। तब इसके बारे में सुनकर टियानरेन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो जूजी से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि अभी टैंक सेक्ट जैसा छोटा सेक्ट भी इतने सारे टैलेंट से भरा हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर जूजी इस पर कुछ भी नहीं बोलती। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि यूहा और उसकी टीम अभी भी असैसिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ काइतो कहता है मुझे शक है कि वे सन मून एम्पायर से ही होंगे। तब इस पर वांग उससे कहती है कि फिर हमें इस मौके का फायदा लेना चाहिए और इस तरह से हमें सन मून एम्पायर के एक हैंडल को सीज कर लेना चाहिए। लेकिन हम देखता है कि काइतो इसके लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहता है कि टियानरेन जब कभी भी कुछ करता है वो किसी हैंडल को नहीं छोड़ता और उसे पूरा यकीन है कि वह असैसिन अब तक मारे जा चुके होंगे। लेकिन वही हम देखता है कि वांग को भी इनके बारे में चिंता होने लगती है और वो कहती है कि तुम और यूहा अंडरग्राउंड सोल गाइड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाले हो और इसीलिए क्या यह बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन इस पर यूहा उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सन मून एम्पायर ने पहले से अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि वे इतने जल्दी अपने लोगों को फिर से नहीं भेजेंगे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हमें इस मौके का फायदा लेना चाहिए और फिर हमें सीसुई अलायंस के बारे में और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन वही हम देखता है कि वांग को अभी भी इसके बारे में चिंता हो रही थी, जिस पर यूहा उसे कहता है कि मैं किसी भी डेंजर में नहीं आऊंगा। तभी सियाओ भी उससे कहती है कि वांग तुम्हें इसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और तुम्हें कल के कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी का एक और टीम के साथ में मैच होता है, जहाँ पर कि वांग चू और एक प्लेयर के बीच में फाइट हो रही थी। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग चू अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, जिसके बाद वो प्लेयर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि वांग चू ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। फिर अगले सीन में हम देखता है कि मेंग का एक प्लेयर के साथ में फाइट होता है, जहाँ पर वो प्लेयर इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि मेंग भी अपने पावर का यूज करके लगातार इस पर अटैक कर देती है, जिसके वजह से वो प्लेयर इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से हम देखता है कि मेंग उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। इसके बाद हम देखता है कि सन मून एकेडमी इस मैच को जीत जाती है और इसीलिए सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखता है कि वांग का भी एक प्लेयर के साथ में फाइट होता है, जहां वो प्लेयर भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। मगर तभी हम देखता है कि वांग भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है, जिसके वजह से वो प्लेयर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांग उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि फाइट करने के लिए सियाओ आती है, जहाँ पर कि वो अपने पगोड़ा का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर हम देखता है कि वो प्लेयर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए सियाओ इसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। अब इसी तरह से हम देखता है कि यूहाओ का भी एक प्लेयर के साथ में फाइट होने वाला था, जहां वो अपने शॉर्ट पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहाओ ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था, जिसके वजह से वो प्लेयर इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि यूहाओ इसे अपने पावर का जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर हम देखता है कि वो अपने आइस पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इसके इस पावर को देखते हुए उस प्लेयर की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसके बाद हम देखता है कि यूहाओ ने अपना आइस स्पाइक का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो इस प्लेयर को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसके बाद इस बात से सभी काफी हैरान हो गए थे और फिर कहता है कि ये तो सच में बहुत ही इंप्रेसिव है। लेकिन अब आखिरकार हम देखता है कि यूहाओ की टीम इस मैच को जीत गई थी, जिसे देख यहाँ के सभी लोग इस बात से और ज्यादा खुश हो गए थे। तब इसे देख सियाओ कहने लगती है कि आखिरकार नॉकआउट राउंड खत्म हो गया, लेकिन इस बार इसमें बहुत सारी टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका वजह से हमें इसमें ज्यादा मैच
खेलने पड़े और इसीलिए मैं इसके वजह से इसमें थक गई हूँ। तभी इसी बीच हम देखता है कि सियाओ कुछ खाने के लिए जाती है, लेकिन तभी वांग भी इसमें से लेते हुए कहती है कि क्या तुम इसमें थक गई, क्योंकि वैसे भी फील्ड में तुम्हारा टाइम काफी कम था। लेकिन हम देखता है कि सियाओ को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता और इसीलिए वो दोनों आपस में खेलने लगती है। वहीं उधर हम देखता है कि रेफरी अगले राउंड के बारे में स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अनाउंस करता है कि अब रॉबिन राउंड शुरू होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रॉबिन राउंड के ग्रुप 1 को अनाउंस करता है, जिसमें कि सबसे पहले सन मून एकेडमी, दूसरे नंबर पर श्रेक एकेडमी और फिर इसमें तीसरे नंबर पर टैंक सेक्ट भी होता है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर वांग कहती है कि मैं जानबूझकर सन मून एकेडमी के ग्रुप में रखा गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि सन मून एम्पायर एक्सपो के लिए तैयारी भी नहीं कर रहा है। लेकिन वही हम देखते हैं कि टियानरेन को इसके बारे में सब कुछ पता था और इसीलिए वो एक इविल स्माइल दे रहा होता है। वहीं बाकी लोग कहने लगता है कि श्रेक एकेडमी और सन मून एकेडमी चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर है और अगर वो इसमें एक दूसरे का सामना करने के लिए जा रहे हैं तो फिर यह मैच तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन तभी बाकी लोग कहने लगता है कि इस ग्रुप में तो टैंक सेक्ट भी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये ग्रुप एक डेथ ग्रुप है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही टैंक सेक्ट ने इसमें बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी आखिरकार वो एक छोटा सा सेक्ट है जिसके वजह से उनके पास में एनफ रिजर्व मेंबर भी नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वे इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं काइतो कहने लगता है कि हर ग्रुप में से केवल 2 टीम रॉबिन राउंड के लिए क्वालिफाई होगा और इसीलिए ऐसा लगता है कि हमारे 3 टीम में से एक टीम जरूर ही एलिमिनेट हो जाएगी। तभी नानान कहती है कि इस बार का होस्ट सन मून एम्पायर है और इसीलिए वो जिस तरह से चाहे इस कंपटीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि सियाओ भी इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो कहती है कि वह जानबूझकर श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्ट को आपस में फाइट करवाना चाहते हैं। तब इस पर सेंसी उससे कहता है कि हाँ ये सच में एक साइडी डील है, लेकिन फिर भी तुम इसके बारे में चिंता ना करो। तभी यूहा भी कहता है कि शायद ये चीज हमारे लिए बुरी बात भी नहीं हो सकती और इसीलिए चलो हम वापस चलकर इसके बारे में डिस्कस करें। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे इसके बारे में डिस्कस करने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखता है कि रॉबिन राउंड का सेकंड राउंड होने वाला था, जिसके बारे में सुनते ही सभी ऑडियंस इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं उदाहरण देखते हैं कि रेफरी भी इसे स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था, जहां पर वो 2 टीम को इसके लिए इनवाइट करता है और फिर हम देखता है कि ये टैंक सेक्ट और सन मून एकेडमी होते हैं। तब इसके बारे में सुनकर वे दोनों टीम भी मैच के लिए रेडी हो गए थे, जबकि वही उदाहरण देखता है कि सभी इनके बीच के मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि इनके बीच का मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। तभी होंगचन कहने लगता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले और मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे। फिर वो कहता है कि मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि हम इसमें नहीं मिलेंगे। तभी सेंसी भी इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ मैंने भी तुम्हारे टीम के बारे में सुना, क्योंकि पिछले वाले कंपटीशन में हमने तुम्हारे कुछ मेंबर को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था और इसके वजह से आने वाले समय में सोल मास्टर के रूप में उनका कैरियर भी पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन वही हम देखता है कि मास्टर माइस के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद सेंसी कहता है कि अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो फिर सबसे पहले अपने काम के ऊपर ध्यान देना। तब ऐसी बात सुनकर होंगचन इसके ऊपर काफी गुस्सा होता है। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि मैच को स्टार्ट करने का टाइम आ गया था, जहाँ पर टैंक सेक्ट की तरफ से फाइट करने के लिए सबसे पहले वांग जाती है। लेकिन वही हम देखता है कि सन मून एकेडमी का प्लेयर भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था और वो तुरंत अपने सोल गाइड कैनन का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वांग को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि वो काफी तेज स्पीड से फ्लाई करने लगती है, इसीलिए वो प्लेयर इस पर अटैक करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखता है कि इस तरह से वांग अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेती है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो प्लेयर इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने एक और सोल गाइड कैनन का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वांग को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बहुत ही आसानी से बचा रही थी। और फिर हम देखता है कि वो अचानक से घूमते हुए इसके तरफ आ जाती है, जिसके बाद हम देखता है कि वो प्लेयर भी अपने आप को बचाने के लिए अपने सील का यूज करता है, जबकि वह यूहाओ ने बता दिया था कि टूर्नामेंट के रूल के अनुसार दोनों साइड को अपने तरफ से 7 प्लेयर का लिस्ट रिपोर्ट करना होगा और इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। वही उदाहरण देखता है कि वांग अपने बटरफ्लाई गॉड स्लैश का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देख मास्टर माई इस बात से काफी परेशान हो जाता है। लेकिन वही अब हम देखता है कि वो प्लेयर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो अपने ही बुलेट के ब्लास्ट होने की वजह से बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यूहाओ ने इंडिविजुअल मैच में इनके कॉम्बैट पावर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया है, ताकि वे इस तरह से इनको बहुत ही आसानी से हरा सके। वही उदाहरण देखता है कि रेफरी इसमें टैंक सेक्ट को विनर अनाउंस कर देता है और इसीलिए टैंक सेक्ट को इसमें 1 पॉइंट मिल गए थे। तब इस बात से हम देखता है कि यूहाओ के सभी साथी काफी खुश होते हैं, जबकि वहीं सन मून एकेडमी वाले इस बात से काफी उदास हो गए थे। लेकिन तभी हम देखता है कि सन मून एकेडमी का दूसरा प्लेयर भी फाइट करने के लिए आ गया था और फिर वो अरोगेंट होते हुए कहता है कि तू मेरा नाम सिंह हाओ याद रखना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि मैं हैवी आर्टिलरी किंग के नाम से जाना जाता हूँ
हूँ। इसके बाद हम देखता है कि वो वांग से पहले ही हार मान जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वांग इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि वांग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और वो इसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है। जिसके बाद हम देखता है कि सिंह हाओ भी अपने पावर को एक्टिवेट करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो लगातार वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि वांग को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बहुत ही आसानी से बचा रही थी। इसीलिए हम देखता है कि सिंह हाओ अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वो इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और तभी वो तुरंत अपने 2 मिसाइल का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। मगर तभी हम देखता है कि वांग ने भी अपने विंग ब्लेड का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से उसकी मिसाइल इसमें डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके अलावा हम देखता है कि इसका अटैक प्लेयर के ऊपर भी गया था, लेकिन वो अपने सील का यूज करके अपने आप को बचा लेता है। मगर वही हम देखता है कि वांग ने अभी भी इसके सारे अटैक से अपने आप को बचा लिया था, इसीलिए वो प्लेयर अभी तक भी इसका कुछ नहीं कर पाया होता। और तभी अचानक से हम देखता है कि वांग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन हम देखता है कि उस प्लेयर ने भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसीलिए वांग भी अपने पावर का यूज करती है और फिर हम देखता है कि वो भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी इसी बीच हम देखता है कि वो प्लेयर लेवल 6 वाले शॉकवेव बम का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख यू हाओ कहता है कि ऐसा करना तो काफी खतरनाक है और इसीलिए क्या उसे खुद के बारे में भी चिंता नहीं है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि प्रोटेक्टिव सील यहाँ पर लगी हुई है और इसीलिए शॉकवेव एक्सप्लोजन का जो असर होगा वो वांग के ऊपर आएगा। लेकिन वही उधर हम देखता है कि वांग को अभी भी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि वो घोंसली शैडो मिस्टीरियस ट्रिक का यूज करके इस पर अटैक कर देती है, जहाँ पर हम देखता है कि इसका सील भी कुछ नहीं कर पाता और इसके एक्सप्लोजन की वजह से वह खुद इसमें इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखता है कि वांग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन तभी रेफरी ने इसके सामने आकर इसे रोक दिया था। अब इस तरह से हम देखता है कि टैंक सेक्टर इसमें फिर से जीत गया था और अब इसीलिए इनके पास में 2 पॉइंट हो गए होते हैं। तभी हम देखता है कि सिंह हाओ गुस्से में वांग पर पीछे से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद रेफरी जानबूझकर उसके सामने से हट गया था। जिसके बाद यू हाओ भी तुरंत इस पर अटैक करके वांग को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग उसके अटैक के चपेट में आ गई थी और इसीलिए वो इसमें इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद हम देखता है कि सभी तुरंत वांग की हेल्प करने के लिए वहां पर आ गए थे और वहीं काइतो गुस्सा होते हुए कहता है कि ये किस तरह का मैच है जिसमें कि किसी ने पीछे से अटैक कर दिया। लेकिन वहीं हम देखता है कि सन मून एकेडमी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इनके सामने आकर खड़े हो गए थे और कहता है कि रूल रूल होता है। मगर वहीं हम देखता है कि सभी लोग भी इस बात से गुस्सा हो गए थे। तभी रेफरी सभी को शांत हो जाने के लिए कहता है, लेकिन इस पर यू हाओ कहने लगता है कि जब रेफरी ने इसके बारे में पहले से डिसीजन दे दिया था तो फिर उसके बाद भी सिंह हाओ ने वांग के ऊपर अटैक क्यों किया, हमें इसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि रेफरी इनकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहता है कि यहाँ का रेफरी मैं हूँ और मैं तुम्हें इसमें रिंग के बाहर से इंटरफेयर करने के लिए डिस्क्वालीफाई करता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सभी लोग इस बात से काफी परेशान हो गए थे, जबकि वहीं हम देखता है कि जिंग होंगचेन इस बात पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि शायद उसे इसके बारे में पहले से ही पता होता है। तभी सियाओ भी इस पर गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि तुम जानबूझकर सन मून एकेडमी को फेवर कर रहे हो, क्योंकि उनके प्लेयर ने सबके सामने पीछे से अटैक किया, लेकिन इसके बाद भी तुम इस बात को नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रेफरी इसके लिए सियाओ को भी डिस्क्वालीफाई कर देता है। तब इसे देखते ही सभी ऑडियंस इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वह बात करने लगता है कि ये तो पूरी तरह से गलत है। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि टियानन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी ये सारी चीजें चुपचाप देख रहा था। मगर वही उदाहरण देखता है कि रेफरी अभी भी नहीं मान रहा था और वो इसमें केवल टैंक सेक्टर को ही दोष दे रहा होता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि चीफ रेफरी आकर इसे थप्पड़ मारता है और फिर कहता है कि मैं जेंग जान यहाँ का चीफ रेफरी हूँ और मैं इस टूर्नामेंट में अपने टाइटल को नहीं तोड़ूंगा। तब इसे देख काइतो भी कहता है कि यह तो अनब्रेकेबल डाउलो जेंग जान है और क्या यह असल में इस टूर्नामेंट का चीफ रेफरी है। इसके बाद हम देखता है कि जेंग ने तुरंत इसमें से सिंह हाओ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था और फिर वो रेफरी से कहता है कि तुमने जानबूझकर इसमें कई बार गलत जजमेंट दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में कोई भी प्रोफेशनल एथिक नहीं है। अब इसीलिए हम देखता है कि उसने इस टूर्नामेंट के लिए उसके रेफरी क्वालिफिकेशन को कैंसिल कर दिया था और इसके अलावा वो तुरंत इसे यहाँ से बाहर भी निकाल देता है। फिर वो अनाउंस करता है कि वो आगे होने वाले सारे मैच का रेफरी वही होगा और फिर वो बाकी प्लेयर को एरिना से बाहर जाने के लिए कहता है। तभी यू हाओ जेंग से पूछता है कि क्या सबसे पहले हम अपने प्लेयर को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि जेंग ने भी इनको इसके लिए परमिशन दे दिया था और फिर वो वांग से पूछने लगता है कि तुम कैसी हो। तब इस पर वांग कहती है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि तुमने सही टाइम पर इसके लिए एक्शन ले लिया। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि यू हाओ ने वांग को यहाँ पर रोक लिया था और फिर वो काइतो से कहता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। जिसके बाद हम देखता है कि काइतो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। इसके बाद हम देखता है कि वो भी फाइट करने के लिए एरिना में आ गया था, जहाँ पर कि सन मून एकेडमी का प्लेयर भी इसका वेट कर रहा होता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि जेंग ने पहले से इनको सही तरीके
तरीके से बिहेव करने का वार्निंग दे दिया था और अब इस तरह से वो इनके मैच को शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखता है कि उन दोनों ने अपना अपना सोल गाइड को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि वो लड़का काइतो से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि तुम तो लेवल 7 वाले पियर्सिंग कैनन के साथ साथ लेवल 7 वाले सोल गाइड कैनन को भी यूज कर सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि काइतो भी उसे इसका मजा दिखाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद काइतो अपने लेवल 7 वाले पियर्सिंग कैनन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो प्लेयर भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो भी अपने स्किल का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसकी पावर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि काइतो के अटैक ने एक एक करके इसके सारे स्किल को तोड़ दिया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो लड़का इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगचेन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे यकीन नहीं होता कि उसके प्लेयर इतना आसानी से हार गए। वहीं हम देखते हैं कि रेफरी जैंग ने टैंक सेट को इसका विनर अनाउंस कर दिया था जिस बात से काइतो के सभी साथी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होंगचेन अगले मैच में आने के लिए रेडी हो गया था जिससे देखते ही सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि होंगचेन असल में काइतो के साथ में फाइट नहीं करना चाहता था और फिर वो युहाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाओ ने इंडिविजुअल कंपटीशन के लिए मना कर दिया था और फिर कहता है कि हम सीधे टीम बैटल के लिए जाना चाहते हैं। तब इससे देख टीचर जावा कहती है कि युहाओ ने नए रूल के अनुसार तो बहुत अच्छा टैक्टिक लगाया और फिर वो इसके लिए युहाओ की तारीफ करती है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि होंगचेन इस बात से काफी परेशान हो गया था क्योंकि उसने काफी टाइम से युहाओ के साथ में फाइट करने के बारे में सोचा था लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन वही उधर हम देखता है कि ऑडियंस इसके लिए काफी हल्ला करने लगी थी और वे सभी असल में इनके टीम बैटल को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि होंगचेन आखिरकार इसके लिए मान गया था और इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। वही उधर हम देखता है कि जिंग होंगचेन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि उन्होंने इंडिविजुअल मैच में हमारे 3 प्लेयर को बहुत बुरे तरीके से इंजर कर दिया और इसीलिए जब हमारे 4 प्लेयर उनके 7 प्लेयर के साथ में फाइट करेंगे तो फिर उसमें जीतने का हमारा कोई चांस नहीं होगा। तभी हम देखता है कि होंगचेन भी टीम बैटल के लिए मान गया था। जिसके बाद जेंग अनाउंस करता है कि टैंक सेक्टर इसमें जीत गया और वहीं सन मून एकेडमी टीम बैटल के लिए मान गई है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि टियानरेन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो कहता है कि युहाओ तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि काइतो और युहाओ अंडरग्राउंड वाले मैच के लिए आ गए थे जहाँ काइतो से कहता है कि आज के डे मैच में तुम्हारे टैक्टिक ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया जिसके वजह से होंगचेन को सबके सामने टीम बैटल के लिए मानना पड़ा। तब इस पर युहाओ से कहता है कि होंगचेन का माइंडसेट पहले से काफी चेंज हो गया है और वैसे भी अभी हमें बहुत सारे टीम के साथ में कम्पीट करना है। लेकिन वही अब हम देखता है कि सोल गाइड कंपटीशन के सेकंड राउंड के विनर का भी अनाउंस हो गया था और फिर उसमें प्लेयर के नंबर अनाउंस होते हैं। वही हम देखता है कि यहाँ का मैनेजर युहाओ को कोई कार्ड देता है और फिर कहता है कि ये आपका जनरल रिवॉर्ड है। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ से जाते हुए युहाओ को 2 प्लेयर नजर आते हैं और फिर वो काइतो से कहता है कि क्या तुमने प्लेयर नंबर 98 और 96 को नोटिस किया जो कि इनग्रेव नाइफ को पकड़े हुए हैं। तब इस पर काइतो कहता है कि हाँ वे दोनों इनग्रेव नाइफ बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जिसके बाद युहाओ कहता है कि मैंने चेनान से इसके बारे में सुना और मुझे पता चला कि उनको स्पेशली यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। अब इसीलिए वो समझ जाता है कि ये मैच भी इतना आसान नहीं होगा और इसीलिए युहाओ हैरान होता है कि सन मून एम्पायर ने इनके लिए और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग किया होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।